हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी बेसिक एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड हुक यूज स्टेट के बारे में। तो इससे पहले कि हम यूज स्टेट को डिस्कस करें, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि यूज स्टेट जो हुक है ये एग्जिस्ट क्यों करता है। जब ये नहीं था तो तब रिएक्ट में काम कैसे होता था। तो हम थोड़ा रिएक्ट की टाइमलाइन में पीछे चलते हैं। तो जब हुक्स नहीं थी तब मेजरली जो स्टेट का काम था, स्टेट माने कि जो डाटा सेव करके रखा जाता था कंपोनेंट्स में, वो क्लास कंपोनेंट्स के पास वो कैपेबिलिटी थी। तो क्लास कंपोनेंट्स में स्टेट का कॉन्सेप्ट होता था। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एपीआई से डाटा मंगवाया, हमने कोई पोस्ट मंगवाई, तो उस पोस्ट का जो डाटा आया उसको सेव करके रखना है। तो वो जो सेविंग का कॉन्सेप्ट है वो हम क्लास कंपोनेंट्स में ही सेव करके रख सकते थे डाटा को। तो उस टाइम पे फंक्शन कंपोनेंट्स क्या करते थे? फंक्शन कंपोनेंट्स का रोल उस टाइम पे यूआई बिल्ड करने के लिए ही था। जो प्रेजेंटेशनल लेयर है जो यूज हम स्क्रीन पे देखते हैं उसको बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता था। दो दैट वाज नॉट नेसेसरली, वो हम क्लास कंपोनेंट्स में भी कर सकते हैं, बट एक जनरल पैटर्न जो डेव कम्युनिटी के बीच में था वो ये था कि क्लास कंपोनेंट्स को हम यूज़ करें फॉर एनी बिजनेस लॉजिक, जिसमें कि हम डाटा जो लेके आना है सर्वर से या जो डाटा सर्वर को पोस्ट करना है, वो बिजनेस लॉजिक जो भी फीचर रिक्वेस्ट है वो हम क्लास कंपोनेंट्स में बिल्ड करेंगे। और जब जो यूआई बिल्ड करना है उसके लिए हम फंक्शन कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे और उनको हम क्लास कंपोनेंट का जो रेंडर मेथड है उसमें इंपोर्ट करेंगे और जो भी उनको प्रॉप्स चाहिए वो पास कर देंगे। सो ये एक पैटर्न था जो कि कम्युनिटी में वाइडली अडॉप्टेड था, मोस्टली यूज़ किया जाता था कि क्लास कंपोनेंट्स फॉर fetching the data and posting the data to the server and passing the data to the as a props to the function component, जिससे कि वो हम UI बिल्ड कर पाए। तो ये एक पैटर्न था। बट लेटर व्हेन वी मूव्ड टू द फॉरवर्ड टाइम्स, तो रिएक्ट का जो जनरल प्रिंसिपल है वो हमेशा एम्ब्रेस करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच को, कि क्लासेस में कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ही होना चाहिए। तो ये करने के लिए द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट वाज कि फंक्शन कंपोनेंट के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए स्टेट सेव करने की, राइट, कि फंक्शन कंपोनेंट खुद स्टेट सेव कर पाएँ और मैनेज कर पाएँ, अपडेट कर पाएँ। तो उसको फिक्स करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए हुक्स का कंसेप्ट आया। तो उसमें जो वेरी बेसिक हुक है वो यूज़ स्टेट है, जिसके थ्रू हम फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट सेव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बेसिक्स क्लियर होंगे कि यूज़ स्टेट क्यों एग्जिस्ट करती है, और अब हम इसका यूजेस देखेंगे, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलते हैं, हमारे पास बेसिक ऐप कंपोनेंट है, कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ एक प्रिंट करा रखा है मैसेज। तो अब यूज़ स्टेट को यूज़ कैसे करते हैं, तो उसका सिंटेक्स है। सो एक चीज़ समझ लेते हैं कि जितनी भी हुक्स हैं वो यूज़ प्रीफिक्स से शुरू होती हैं, राइट। सो जैसे यूज़ इफ़ेक्ट है, यूज़ स्टेट है, यूज़ लेआउट इफ़ेक्ट है, तो सबका प्रीफिक्स यूज़ ही होगा। एंड अगर हम अपना भी कुछ कस्टम हुक बनाते हैं रिएक्ट के अपने प्रोजेक्ट में, तो उसका भी प्रीफिक्स हम यूज़ ही रखेंगे। यूज़ पीछे जो भी नाम हम देना चाहें तो प्रीफिक्स हमेशा यूज़ ही रहेगा। तो जब भी आप यूज़ कीवर्ड देखें तो समझ जाएं कि ये एक हुक है जो कि रिएक्ट फ्रेमवर्क से हम इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं, या वो हमारा खुद का कस्टम रिटन हुक भी हो सकता है। तो जो लोग रिएक्ट से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो उसके लिए देखें, हम सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले इसको मैं टेम्प लिख लेता हूँ एक बार, react डॉट यूज स्टेट, राइट। तो ये इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, एंड यहाँ पे हमें इसका इनिशियल वैल्यू देना होता है, राइट। हमने रिएक्ट यहाँ पे इंपोर्ट किया है, उसके अंदर से मैं यूज़ स्टेट हुक यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू
हम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 दे देता हूँ, जो जिसका मतलब होगा कि मेरा ये हुक एक नंबर वैल्यू को स्टोर करके रखता है। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा react.useState, बट इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं React के अंदर से नहीं, मैं सीधा ही useState को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, एंड ऐसे भी लिख सकता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। बोथ आर वैलिड सिंटेक्स, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये रहता है कि जो भी React के अंदर से मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं React प्रीफिक्स के साथ ही यूज़ करता हूँ। सो दिस इज़ माई प्रेफर्ड सिंटेक्स, बट बोथ आर फाइन, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंटेक्स के लिए, react.useState एंड उसका इनिशियल वैल्यू, राइट। अब ये जो हुक है, जो हमने इसको कॉल किया, राइट, ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न में हमें कुछ देता है। वो देख लेते हैं क्या देता है। सबसे पहले मैं इसको लॉग कर लेता हूँ, console.log temp। तो आप ये देखो कि ये हमें रिटर्न कर रहा है 30 एंड एक फंक्शन, एंड दिस इज एन एरे। तो ये एक एरे रिटर्न कर रहा है जिसके फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है एंड सेकंड इंडेक्स पे फंक्शन है। तो दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ यूज इफेक्ट। सो हम कह सकते हैं कि ये हमें रिटर्न करता है एक एरे जिसके फर्स्ट इंडेक्स में तो वैल्यू होती है एंड सेकंड में फंक्शन होता है, राइट। अब अगर आप ये देखें कि ये वैल्यू कौन सी है, तो ये वैल्यू है जो कि हमने इनिशियल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू 30, राइट, एंड सेकंड इज अ फंक्शन। अब ये कौन सा फंक्शन है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब ये इस फंक्शन को बोला जाता है सेट फंक्शन। सेट फंक्शन का मतलब कि जब भी हमने इस वैल्यू को अपडेट करना है अपने किसी लॉजिक के थ्रू, तो हमने डायरेक्टली उसको असाइन नहीं कर देना। हमने ये नहीं बोलना कि वैल्यू इज इक्वल टू 50 या वैल्यू इज इक्वल टू 90। हम ये कभी भी नहीं बोल सकते, हम सीधा उसको असाइन नहीं कर सकते। तो रिएक्ट को कभी समझ नहीं आएगा कि वैल्यू अपडेट हो गया। हमने वैल्यू कैसे अपडेट करनी है, हमने ये जो सेकंड आर्गुमेंट है जिसको सेट फंक्शन भी कहा जाता है, हमने उसका यूज़ करना है टू अपडेट द वैल्यू। उस फंक्शन को कॉल करना है और जो नई वैल्यू है वो उसको पास करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने इस वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ 60 के लिए, तो मैं कॉल करूँगा फंक्शन 60 या फंक्शन 90, तो जाके मेरी वैल्यू 90 होगी। अब जब फंक्शन कॉल करते हैं रिएक्ट तभी क्यों अपडेट करता है उसको भी समझ लेते हैं। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं ये वाला, तो ये रिएक्ट के इंटरनल मैकेनिज्म को अपडेट करता है, इंटरनल मैकेनिज्म को बताता है कि ये वैल्यू अपडेट हो गया है। तो जब रिएक्ट को समझ आता है कि ये वैल्यू अपडेट हुआ है, तो वो कंपोनेंट को दोबारा रीरेंडर करना शुरू करता है। तो जब दोबारा रीरेंडर होता है तो हमारा यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, राइट। तो ये इसका बिहाइंड द लॉजिक फंक्शनिंग है कि जब हम फंक्शन के थ्रू अपडेट करते हैं तो रिएक्ट के इंटरनल मैकेनिज्म को पता चलता है कि बिकॉज द वैल्यू हैज़ बीन चेंज्ड आई हैव टू री रेंडर द कंपोनेंट नाउ। मुझे कंपोनेंट को री रेंडर करना है जिससे कि मेरा यूआई अपडेट हो जाएगा। तो अब हमने समझ लिया कि ये रिटर्न क्या करता है। रिटर्न में एक एरे होता है जिसका फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू होता है और उसका सेकंड जो पैरामीटर है, सेकंड जो इंडेक्स है उसमें फंक्शन होता है। बेसिकली 0th इंडेक्स पे वैल्यू होता है और फर्स्ट इंडेक्स पे अपडेटर फंक्शन होता है या सेटर फंक्शन होता है, राइट। तो हमें टेम्प में ये मिल रहा है। अब हम सिंटैक्स का बात कर लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या लिखते हैं। जब हम ये हमारा सिंटैक्स ठीक है, लेकिन जब हम जो इसका रिटर्न है उसको जब भी हम लिखते हैं तो एरे डीस्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, एरे डीस्ट्रक्चरिंग करके लिखते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ वैल्यू एंड सेट वैल्यू, राइट। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो जो हमने पहले देखा जो उसके 0th इंडेक्स पे था वो वैल्यू में आ गया, और जो फर्स्ट इंडेक्स में जो अपडेटर फंक्शन था वो सेट वैल्यू में आ गया।
अब एक बात ध्यान देने वाली है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया वैल्यू और सेट वैल्यू। ये आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, इसमें कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं है कि आप यही रखेंगे, अगर कुछ और रख देंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी गाइडलाइंस नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको रख देता हूँ ब्ला ब्ला एंड इसको कर देता हूँ सेट ब्ला ब्ला। दिस इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, राइट। अब जैसे कि मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, div and blah blah is equal to colon right this। सो ये हमें दिखा रहा है कि करंट वैल्यू इज 30, राइट। तो ये हम कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हम एक इसको चेंज करने का ट्राई करते हैं, राइट। इसके नेक्स्ट तो वही बचता है कि हम इस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें, बटन एंड इसमें हम कर देते हैं अपडेट वैल्यू एंड बटन एंड इसके ऑन क्लिक पे एक हम कॉल बैक फंक्शन लिख देते हैं, ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक जो जावास्क्रिप्ट में स्टैंडर्ड एक कॉल बैक होता है, वो ही सेम कॉल बैक इवेंट हैंडलर हम यूज़ कर रहे हैं ऑन क्लिक। और इसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, तो इसके क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले वो फंक्शन कॉल कर लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल अपडेट। तो मैंने ये फंक्शन लिख लिया, हैंडल अपडेट, राइट। तो अब हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि अगर वैल्यू को अपडेट करना है तो मुझे अपडेटर मेथड यूज़ करना होगा। तो मैं अपडेटर मेथड यूज़ कर लेता हूँ, उसका सिंटैक्स ये होगा और उसमें मुझे नेक्स्ट वैल्यू को देना है। तो नेक्स्ट वैल्यू इज 60 ऑन हम दे देते हैं अभी के लिए, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, राइट। तो अब हम क्लिक करके देखते हैं इस पर, तो ये देखिए वैल्यू अपडेट हो रहा है, 60 हो गया, राइट। सॉरी, इसको मैं अब वापस से अपडेट करके देखता हूँ। मैं इसको इनिशियली 90 कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट लोड में वैल्यू 90 है। अब अपडेट मेथड है, इसमें एक बार br टैग लगा देते हैं स्पेस के लिए। अब मैं अपडेट करता हूँ, क्लिक, तो वैल्यू 60 हो गया, जो कि यहाँ पे है। तो आई होप आपको बेसिक अभी तक का क्लियर हो गया होगा कि यूज स्टेट हुक का सिंटेक्स है react डॉट यूज स्टेट और इनिशियल वैल्यू। उसका रिटर्न जो होता है इसका, वो एक एरे होता है जिसके 0th इंडेक्स पे वैल्यू होती है और फर्स्ट इंडेक्स में अपडेटर फंक्शन होता है, और उसको हम यहीं पे ही डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं सो दैट हमें यहीं पे ही वो वैल्यू और उसका अपडेटर फंक्शन मिल जाए। इस वैल्यू को हम अपने कंपोनेंट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और जब भी उस वैल्यू को अपडेट करना है तो हमें उस अपडेटर मेथड को कॉल करना पड़ेगा विद द न्यू वैल्यू, राइट। तो ये हो गया। अब ये तो हो गया सिंपल वैल्यू हमने प्रिंट कराया। इसको हम फॉर्म्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एक यूजेस वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इनपुट फील्ड है, इनपुट, एक मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, से यहाँ पे है नेम एंड सेट नेम एंड यहाँ पे कर लेते हैं मनीष कुमार, ठीक है जी। ये मैंने लिया इनपुट, वैल्यू इज इक्वल, इसका इनिशियल वैल्यू दे देते हैं नेम, एंड ऑन चेंज पे क्या होगा, एक मेथड होगा जिसको हम कर लेते हैं अपडेट नेम। अब ये मेथड हमें लिखना पड़ेगा, राइट, नहीं है तो ये एरर दे रहा है, तो वो हम लिख लेते हैं कॉन्स्ट अपडेट नेम, राइट। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा ऑन चेंज जो होता है वो हमें एक आर्गुमेंट देता है इवेंट। तो वो जब हम इसको कॉल बैक देंगे तो वो डायरेक्टली उसको मिल जाएगा, राइट। तो इसमें हम लिखेंगे कॉन्स्ट न्यू नेम इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू एंड सेट नेम इज इक्वल टू न्यू नेम, राइट, ठीक है। और यहाँ पे माई
नेम इज नेम, राइट। तो हमने क्या किया, एक और स्टेट वेरिएबल ले लिया नेम नाम का, नेम, और उसका अपडेटर फंक्शन सेट नेम, उस नेम को प्रिंट करा लिया यहाँ पे, और एक इनपुट फील्ड ले लिया जिसमें उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उससे इनिशियलाइज़ कर दिया, वैल्यू एट्रीब्यूट को जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, उससे इनिशियलाइज़ कर दिया। एंड ऑन चेंज पे हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया जो कि इस अपडेटर फंक्शन को कॉल करेगा विद न्यू नेम। तो अब मैं कर देता हूँ इसको, ये देखिए जब भी मैं रिमूव कर रहा हूँ तो मेरा वो भी अपडेट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, राइट, मे बी गौरव टुडेजा, राइट। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्म के जो फील्ड्स हैं उसकी स्टेट को भी अपने फंक्शन कंपोनेंट में मेंटेन कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बता देता हूँ कि इसको और कम सिंटेक्स में कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको अगर हमें लिखना है ई कि कैसे ई उसको पहुँच रहा है, तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं। ई फंक्शन में मैंने एज ए इनपुट लिया और जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो वो ई मैंने नेक्स्ट इसको पास कर दिया इवेंट। तो दोनों एक ही बात है। मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, जब भी मेरा ऑन चेंज कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये जब फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर उसकी फंक्शन बॉडी में हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि ई जो है पास कर रहा है इसको। तो यहाँ से ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमने किया, न्यू नेम निकाला और सेट नेम में पास कर दिया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं यहीं पे ही इसको लिख सकता हूँ सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो भी ये चलेगा, हेलो वर्ल्ड। बेसिकली हमने उस अपडेटर फंक्शन का जो हम एक्स्ट्रा लिख रहे थे उसको बीच में से निकाल दिया, बिकॉज अब सेट नेम क्या कर रहा है, सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को तो ले रहा था, राइट। तो वो हमने यहीं पे लिख दिया। तो ये हमारा ऐसे भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, मैं यहीं पे ही एक फंक्शन कॉल कर सकता, एक फंक्शन डेफिनेशन दे सकता हूँ कि जब भी ऑन क्लिक होगा इस पर तो मेरा ये फंक्शन चलना चाहिए, और इस फंक्शन की बॉडी क्या होगी, वो होगी सेट ब्ला ब्ला 60। तो ये देखिए ये 60 हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं अभी के लिए। तो आई होप कि यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब हम इसको और फर्दर डिस्कस करते हैं, अपनी नॉलेज को और एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, किन बातों का ध्यान रखना है जब हम सेट यूज स्टेट के साथ काम कर रहे हैं। तो उसमें एक बार देख लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं, मे बी हम इसको काउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, काउंट एंड सेट काउंट, और इसको मैं ले लेता हूँ स्टार्टिंग विद 1 एंड सेट काउंट +1। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इंक्रीमेंट, हमने एक काउंट वेरिएबल ले लिया जो कि इनिशियली 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। एंड हम उसको बोल रहे हैं कि हम बटन के क्लिक पे उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जो भी उसकी लास्ट वैल्यू है उसके +1 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं कि ये चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमारा काउंट अपडेट हो रहा है। अब इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग या क्या ट्राई करने की देखते हैं कि यहाँ पे console.log यहीं पे प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या मेरा काउंट अपडेट हो गया है। तो अब हमारा इनिशियल वैल्यू 1 है, राइट। जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 8 पे, तो यहाँ पे वैल्यू नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? आप कहेंगे कि हाँ जी 2 ही होगा क्योंकि यहाँ पे अपडेट हो गया वैल्यू, बट नहीं, यहाँ पे वैल्यू 2 नहीं होगा।
वो क्यों नहीं होगा वो भी अब समझते हैं। पहले हम एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, जब भी मैं अपडेट कर रहा हूँ तो मेरी जो यहाँ पे वैल्यू है, जो वैल्यू मेरा यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ये वाला वैल्यू हमेशा उसका -1 रह रहा है, राइट, काउंट -1। तो अगर मेरा यहाँ पे 4 हो गया है वैल्यू, तो यहाँ पे ये 3 प्रिंट कर रहा है। अगर मेरा वैल्यू यहाँ पे 7 हो गया इंक्रीमेंट करते करते, तो ये 6 देगा हमें। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे इसने लो किया 6। अब उसका रीज़न समझ लेते हैं क्या है। अगर आप ये समझ गए तो आप रिएक्ट की इंटरनल वर्किंग्स को समझ जाएंगे। उसका रीज़न क्या होता है कि हम क्या बोल रहे हैं कि सेट काउंट को इंक्रीमेंट कर दो काउंट +1। तो जब हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा एक क्लोजर है। यहाँ पे क्लोजर बन गया विद द वेरिएबल जो हमने यूज़ किया हुआ है। तो हमारे क्लोजर में कौन कौन से वेरिएबल्स आ गए? हमारे क्लोजर में वेरिएबल आ गया काउंट, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और इस फंक्शन स्टार्ट होने से पहले क्लोजर में हमारा वेरिएबल है काउंट, जिसकी वैल्यू है 1। हम फर्स्ट रेंडर की बात करें जिसकी वैल्यू है 1, राइट। तो ये कॉल स्टैक में गया, राइट। तो जब ये कॉल स्टैक में गया तो यहाँ पे ये हो गया 1 + 1 = 2। तो अभी इसने जो वैल्यू है वो अभी कॉल स्टैक में ही है। वो अभी वैल्यू इस कंपोनेंट को अपडेट नहीं किया उसने, अभी वो वैल्यू अपडेटर फंक्शन के ही पास पड़ा है। अब रिएक्ट अपने इसको एग्जीक्यूट करने के बाद एनालाइज करेगा कि ओके, काउंट वेरिएबल अपडेट हो गया है, इस काउंट पे कौन कौन सा कंपोनेंट डिपेंडेंट है या कौन कौन से कंपोनेंट री रेंडर होने चाहिए। तो वो लॉजिक स्टार्ट होता है आफ्टर द करंट फंक्शन एग्जीक्यूशन। तो वो प्रोसेस बाद में स्टार्ट होता है, राइट। तो जब तक ये सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी तब तक काउंट की वैल्यू जो क्लोजर में वैल्यू थी वही रहेगी, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और इंटरव्यूअर्स आपको नॉलेज को इसी कॉन्सेप्ट पे जज करते हैं कि आपको इंटरनल वर्किंग्स के बारे में कितना पता है। तो फिर से एक बार मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी हमारा कॉल बैक फायर होता है तो उस कॉल बैक में जितने भी हमारे स्टेट वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उसका एक क्लोजर होता है। तो आपको पता है कि जब फंक्शन चलता है, क्लोजर का मतलब ही वही होता है कि वो अपने पेरेंट स्कोप की वैल्यूज़ को होल्ड करके रखता है, जो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे काउंट जो कि इसका पेरेंट स्कोप है, ये वाला काउंट की वैल्यू इनिशियली थी 1। तो 1 + 1 2 तो हो गया, लेकिन रिएक्ट का जो नेक्स्ट अपडेट साइकिल है, जो नेक्स्ट रेंडर साइकिल है, वो इस फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद ही स्टार्ट होगा, तभी वो काउंट जाके अपडेट होगा। तो यहाँ पे जो काउंट है वो अपने पुराने कॉन्टेक्स्ट वाली वैल्यू को ही रेफ़र कर रहा है, राइट। तो इसलिए ये हमेशा ओल्डर वैल्यू ही प्रिंट हो रही है। आई होप ये हम समझ गए होंगे यहाँ पे। तो अगर आप कहीं पे अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में ये ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तो अपडेट कर दिया लेकिन फिर भी ये मुझे पुराना वैल्यू दे रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका कोड गलत नहीं है, रिएक्ट भी गलत नहीं है, कुछ कहीं भी कोई इशू नहीं है। दिस इज़ हाउ रिएक्ट वर्क्स। तो आपको कभी भी कंसोल लॉग सेट स्टेटमेंट के बाद में नहीं लगाना है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि ये कर देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, मे बी शायद अपडेट होने में टाइम लगेगा तो मैं सेट टाइम आउट के बाद कॉल कर देता हूँ। console.log काउंट। अब बताइए अब क्या होगा, क्या अब ये चलना चाहिए, राइट। इट्स जावास्क्रिप्ट बेसिक्स ओनली, एंड इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हमने सेट टाइम आउट के अंदर भी रख दिया तो सिमिलरली क्लोजर का कंसेप्ट तो तब भी रहेगा ना। क्लोजर, अगर मैंने सेट टाइम आउट में कोई फंक्शन लिखा है तो वो अपने पेरेंट स्कोप के वेरिएबल्स को तब भी होल्ड करके रखेगा। तो चेक कर लेते हैं इसको।
तो अगर मैं टाइम को बढ़ा भी दूंगा यहाँ पे, जितना मर्जी टाइम के बाद लॉक करूँ, तो वो अपने पेरेंट कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को ही लॉक करेगा, राइट। अगर आप देखें यहाँ पे, इसको 3000 कर देता हूँ। अगर मैं जब भी मैं क्लिक करूँ तो मेरा यूआई इमीडिएटली अपडेट हो जा रहा है। देखो ये 2 हो गया, लेकिन 3 सेकेंड बाद यहाँ पे प्रिंट 1 ही होगा, क्योंकि उसने अपने पेरेंट स्कोप की वैल्यू को अभी भी पकड़ के रखा हुआ है कि काउंट जब ये फंक्शन चला उस टाइम पे काउंट की वैल्यू 1 ही थी, उसका रेफरेंस 1 ही था, तो ये उसको 1 ही प्रिंट करेगा। तो आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है। अब एक दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वो भी इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है, एंड वो यूज स्टेट की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए भी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कर देते हैं, मैं इसको 3 बार कॉल कर देता हूँ, राइट। तो अब क्या वैल्यू होना चाहिए, बेसिकली ये पुराने पे ही बिल्ड हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए 1 + 1 = 2, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 + 1 = 3, एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 + 1 = 4, राइट। चेक करें, नहीं, ये 2 ही एक बार में एक ही इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। ऐसा क्यों? तो होता क्या है, एक बैच अपडेट का कॉन्सेप्ट होता है। बैच अपडेट्स मतलब कि जितनी भी सेट कॉल्स हैं, जितने भी अपडेटर फंक्शन कॉल्स हुए हैं हमने, जैसे कि सेट काउंट है या और भी जितने हैं, रिएक्ट उन सबको एक ही बैच में एग्जीक्यूट करता है। रिएक्ट ये नहीं करता कि ओके मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, वैल्यू 2 हो गई, अब कंपोनेंट री रेंडर कर दो, कंपोनेंट री रेंडर, एंड फिर यहाँ पे अपडेट हुआ, फिर से कंपोनेंट री रेंडर, फिर से कंपोनेंट री रेंडर। नो, रिएक्ट ये नहीं करता। रिएक्ट जब फंक्शन सब चल जाएंगे, फंक्शन पूरा चल जाएगा, उसके बाद बोलेगा कि ठीक है अब मेरा काम ख़त्म हो गया, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू अपडेट। तो अब उसके बाद हमें कंपोनेंट री रेंडर करना है। कंपोनेंट री रेंडर का मतलब जो भी उसकी वैल्यू है तब मुझे जाके अपडेट करनी है। तो जैसे कि पिछले सिनेरियो में हमने समझा कि यहाँ पे क्लोजर होता है, जो कि जितने भी रेफरेंस्ड वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को मेंटेन करके रखता है। तो जब हमारा प्रोग्राम पहली बार चला तो हमारे क्लोजर में वेरिएबल है काउंट, एंड उसका वैल्यू है 1, राइट। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं काउंट + 1, काउंट की वैल्यू है 1, तो ये है 1 + 1 2। यहाँ पे है काउंट + 1, तो यहाँ पे भी काउंट की वैल्यू है 1, तो ये भी होगा 1 + 1 2, एंड यहाँ पे भी है काउंट + 1 जो कि है 1 + 1 जो कि वैल्यू होगा 2। तो दैट इज़ वाई इट डजेंट मैटर कि मैं कितनी बार इसको कॉल कर रहा हूँ, इसका आंसर हमेशा एक ही रहेगा। बेसिकली वो इंक्रीमेंट 1 के साथ ही होगा, राइट। ओके, तो ये तो हो गया। अब क्या ऐसा कोई लेकिन अप्रोच है क्या कि मैं इसको फिक्स कर पाऊँ, कि इसको मैं 3 टाइम्स इंक्रीमेंट कर पाऊँ इसी फंक्शन में? यस, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको समझना पड़ेगा एक और कंसेप्ट जो कि यूज स्टेट के बारे में ही है, जो कि अपडेटर फंक्शन या सेटर फंक्शन के बारे में ही है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जो सेटर फंक्शन होता है, सेटर जो फंक्शन होता है वो नेक्स्ट वैल्यू लेता है, जो भी हमें वैल्यू अपडेट करनी है वो हम लेते हैं। जैसे कि हमने पहले किया था सेट ब्ला ब्ला में हमने लिया था वैल्यू 60 कर दिया था, राइट। एक इसका दूसरा सिंटेक्स होता है सेट ब्ला ब्ला, उसमें हम फंक्शन भी दे सकते हैं और उसमें से हमें रिटर्न करना होता है वैल्यू जो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वैल्यू बने, नेक्स्ट वैल्यू, राइट। ये सिंटेक्स होता है। फर्स्ट सिंटेक्स इज डायरेक्ट वैल्यू, सेकंड सिंटेक्स इज कॉल बैक फंक्शन,
कॉल बैक फंक्शन, एंड इस फंक्शन को पैरामीटर मिलता है प्रीवियस वैल्यू, उसकी लास्ट वैल्यू क्या है। तो ये सिंटेक्स होता है दूसरा वैल्यू को अपडेट करने का। सो प्रीवियस वैल्यू हमें इनपुट में मिलेगा एंड मैंडेटरी है कि हम नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न में दें जो कि उसका वैल्यू बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। हम मुझे मिलेगा प्रीवियस वैल्यू, या प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, और रिटर्न पे मुझे देना है न्यू वैल्यू, रिटर्न में मुझे देना है न्यू वैल्यू, राइट, ठीक है। अब हम ये करते हैं प्रीवियस वैल्यू प्लस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अब देखिएगा क्या हो रहा है, राइट। प्रीवियस वैल्यू मनीष कुमार थी, उसके साथ ही आगे जो वैल्यू उसकी है वो ऐड हो गई। तो इससे कि हम प्रीवियस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं नई वैल्यू बनाने के लिए। कहने का मतलब कि हम प्रीवियस वैल्यू के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं नई वैल्यू बनाने के लिए, राइट। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। तो ये दो टाइप के अप्रोचेस होते हैं सेटर फंक्शन को यूज़ करने के लिए, नई वैल्यू सेट करने के लिए, डायरेक्ट वैल्यू और कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन में जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू बनाने के लिए। अब इसी को हम यूज़ कर सकते हैं, इसी अप्रोच को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सेट काउंट प्रीवियस वैल्यू। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, मे बी मैं इसको प्रीवियस काउंट दे सकता हूँ, एंड यहाँ पे लिखता हूँ प्रीवियस काउंट +1, राइट। प्रीवियस काउंट +1, प्रीवियस काउंट +1। अब समझते हैं अब क्या हो रहा है। जब मैंने ये वाला सिंटेक्स लिखा तो अगर आप देखोगे कि हमने कहीं पे भी इस काउंट को रेफ़र नहीं किया, इस काउंट को कहीं पे भी रेफ़र नहीं किया, इसको यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब देयर विल बी नो क्लोजर, यहाँ पे कोई क्लोजर नहीं है, राइट। सेट काउंट प्रीवियस काउंट, प्रीवियस काउंट जब ये फंक्शन हमारा चलेगा तो प्रीवियस काउंट क्या है हमारा, प्रीवियस काउंट है हमारा जो भी इसकी वैल्यू है लास्ट रेंडर फेज में, जब भी फंक्शन हमारा पहली बार चला, कोड हम कंपोनेंट हमारा पहली बार एग्जीक्यूट हुआ, उस रेंडर फेज में जो भी इसकी वैल्यू थी। तो जब हमारा कंपोनेंट पहली बार चला तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू 1 थी, राइट। तो ये हो गया 1 + 1 = 2। अब यहाँ पे जो प्रीवियस काउंट है ना, अब इसकी काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो जब मैं ये सेट काउंट करूँगा तो जो इसका प्रीवियस काउंट है वो इसको पॉइंट करेगा 2 को, क्योंकि सेट काउंट ने अपने इस कंटेक्स्ट में तो उसको अपडेट कर दिया है, वो इस कंपोनेंट के कंटेक्स्ट में अपडेट नहीं हुआ है। कंपोनेंट के कंटेक्स्ट के पास उसकी वैल्यू अभी भी पुराने वाली पड़ी है, लेकिन जब मेरा ये कॉल बैक एग्जीक्यूट हो रहा है, जब मेरा ये कॉल बैक चल रहा है, सेट काउंट जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमेशा प्रीवियस, अगर मैं पुरानी वैल्यू को रेफ़र करूँगा तो वो इसी को रेफ़र करेगा। तो अब ये होगा 2 + 1 = 3, एंड यहाँ पे ये होगा 3 + 1 = 4। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 4 7 10 13 16, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी इंटरव्यूज़ में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, राइट। तो बेसिकली यूज स्टेट हुक, रिटर्न में एरे, 0th इंडेक्स पे वैल्यू, 1st इंडेक्स पे अपडेटर फंक्शन। अपडेटर फंक्शन को हम 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। पहले अप्रोच में डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं,
दूसरे अप्रोच में एक कॉल बैक फंक्शन दे सकते हैं। जब भी हम कॉल बैक फंक्शन देंगे तो उसको इनपुट में प्रीवियस जो वैल्यू है वो मिलेगा एंड उसके रिटर्न में हमें न्यू वैल्यू उसको रिटर्न करना है, सो दैट अपडेटर जो फंक्शन है नेक्स्ट वैल्यू पे जा पाए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जब भी हम अपडेटर फंक्शन को यूज़ करते हैं, राइट, सेटर या अपडेटर कुछ भी हम बोल सकते हैं, जब भी हम अपडेटर फंक्शन को यूज़ करते हैं, जब भी न्यू वैल्यू उसको मिलती है रिएक्ट को, राइट, जैसे कि काउंट की वैल्यू 1 थी पहले, तो जब भी सेट काउंट मैं कॉल करूँगा तो कंपोनेंट तभी रेंडर होगा जब नेक्स्ट वैल्यू विल नॉट बी इज इक्वल टू द काउंट, राइट। जब फॉर एग्जांपल माने कि जब मैं अपडेटर को कॉल करूँगा तो अगर मैंने नेक्स्ट वैल्यू रखी 2 इज़ नॉट इज इक्वल टू 1, राइट, तो मेरा रिएक्ट री रेंडर होगा, मेरा कंपोनेंट री रेंडर होएगा। बट अगर हमारा बिजनेस लॉजिक कुछ ऐसा है, जो हम लॉजिक लिख रहे हैं वो कुछ इस टाइप का है कि मेरा जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 1 ही आ रहा है किसी भी कैलकुलेशन के थ्रू, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो रिएक्ट इंटरनली कंपेयर करता है कि क्या मेरी नेक्स्ट वैल्यू पुरानी वैल्यू के इक्वल है। इफ़ यस देन नो री रेंडर। तो ये रिएक्ट ऑप्टिमाइजेशन करता है यहाँ पे, देयर इज़ नो नीड टू री रेंडर। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर कुछ कॉल बैक करने पे आपने कुछ इवेंट फायर किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा बट आपको यूआई पे कुछ दिख नहीं रहा, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू बनी है वो पुरानी वैल्यू के इक्वल ही है एंड रिएक्ट वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है नो री रेंडर करके। ओके, तो ये भी कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब एक सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया कि हमने नंबर को अपडेट किया या स्ट्रिंग को अपडेट किया। कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अगर हमें इस टाइप का स्टेट रखना है जिसमें कि हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट नेम, मनीष, लास्ट नेम कुमार एंड एज से 30। अगर हमें तीन प्रॉपर्टीज़ की स्टेट को मेंटेन करके रखना है तो क्या हम तीन अलग अलग स्टेट वेरिएबल्स बनाएंगे, से फर्स्ट नेम एंड सेट फर्स्ट नेम एंड रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। ऐसे करके क्या हम तीन अलग अलग वेरिएबल्स लें? तो ऐसे करते जाएंगे तो मेरे कंपोनेंट में बड़ी ज़्यादा स्टेट वेरिएबल हो जाएंगे, तो फिर तो हम स्टेट में ही उलझ के रह जाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ वैल्यू। तो यहाँ पे ये बन जाएगा यूज़र एंड सेट यूज़र, राइट। तो ये क्या कह रहा है, ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल यूज्ड बिफोर इट्स, ओके, आई थिंक इसको हम दे देते हैं यूज़र स्टेट एंड इसको दे देते हैं यूज़र स्टेट, राइट। तो ये मेरी बन गई इनिशियल वैल्यू एंड वो मेरे पास वैल्यू आ गई यूज़र के अंदर। एंड जब भी मुझे इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, तो मैं इस अपडेटर फंक्शन को यूज़ करूँगा, राइट। इतना समझ में आ गया। एक बार हम यहाँ पे प्रिंट करके भी देख लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, पी माई फर्स्ट नेम इज यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इज user dot last name and age is
यूज़र डॉट एज, राइट। तो ये हमने प्रिंट कर लिया यहाँ पे, माई फर्स्ट नेम इज़ मनीष, लास्ट नेम इज़ कुमार एंड एज इज़ 30। एंड ये प्रॉपर्टीज़ हम रीड कर रहे हैं अपने इस यूज़र स्टेट वेरिएबल के अंदर से, यूज़र स्टेट वेरिएबल जो कि मैंने इनिशियलाइज़ किया विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़र स्टेट से। एंड ये अपडेटर फंक्शन है जब भी मुझे इसको अपडेट करना है, राइट। तो एक यहाँ पे बटन बना लेते हैं, बटन फॉर अपडेट एज। हम ट्राई करते हैं एज को अपडेट करने का। बटन ऑन क्लिक पे अपडेट एज, इसका मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉन्स्ट अपडेट एज, जो कि एक फंक्शन टाइप का है, ठीक है जी। अब हम इसका डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि जो इस टाइप के प्रॉपर्टीज़ होती हैं या वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स हो गया या एरेज हो गए, उनको कैसे अपडेट करने हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि रिएक्ट क्या एक्सपेक्ट करता है। तो रिएक्ट एक्सपेक्ट करता है कि हमारे जो अपडेट्स हैं वो म्यूटेबल नहीं होने चाहिए। म्यूटेबल का मतलब मैं सीधा ही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकता हूँ, मुझे इम्यूटेबल अपडेट करना है। बेसिकली मुझे पुराने ऑब्जेक्ट को यूज़ करके उसको अपडेट करके एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ताकि रिएक्ट को पता चले कि ओल्ड ऑब्जेक्ट एंड न्यू ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं है, उसमें कुछ चेंज हो चुका है, तो उसको री-रेंडर करना है। माने कि डोंट डू, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं क्या नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूज़र डॉट एज इज इक्वल टू से 35 कि मैंने यूज़र में एज चेंज कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ सेट यूज़र में यूज़र डाल देता हूँ। तो क्या ये चलना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हुआ क्या, हमने इस यूज़र प्रॉपर्टी के इस यूज़र ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एज जो है उसको चेंज कर दिया, उसकी नई वैल्यू कर दी 35 एंड फिर उसको यूज़र को दे दिया। रिएक्ट इसको इग्नोर कर देगा कि यूज़र इज़ स्टिल द सेम, राइट। तो हमें करना क्या है फिर इस केस में, हमें कॉलबैक वाले अप्रोच को यूज़ करना है। कैसे? सेट यूज़र, राइट, एंड इसको यहाँ पे प्रीवियस स्टेट, जो भी पिछली स्टेट थी, राइट, एंड उसका फंक्शन का डेफिनेशन, एंड हम रिटर्न में करेंगे न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट कैसे बनेगी, प्रीवियस स्टेट जो है उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, राइट, एंड उसमें जो भी चेंज करना है वो डाल देते हैं। तो ऐसे वो करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक न्यू ऑब्जेक्ट जिसमें जो पिछला जो ऑब्जेक्ट है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं एज इट इज़, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, और एज जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 35 कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, एज पुराने ऑब्जेक्ट में जो एज प्रॉपर्टी है उसको ओवरराइट कर देगा, एंड रिटर्न में क्या जा रहा है, एक नए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जा रहा है, जिससे कि रिएक्ट को पता चलेगा कि वैल्यूज़ अपडेट हो चुकी हैं। फॉर अब हम करके देखते हैं अपडेट एज, हाँ जी, तो ये हो गया 35, राइट। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इस टाइप के डाटा टाइप के साथ स्टेट वेरिएबल यूज स्टेट हुक को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हो गया आपका एरेज या ऑब्जेक्ट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके अपडेट्स इम्यूटेबल हों। अगर वो म्यूटेबल अपडेट्स होंगे तो रिएक्ट उनको इग्नोर कर देगा, आपका कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होगा, राइट। आई थिंक हम यहाँ तक क्लियर है। अब एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि हमने बोला कि हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देते हैं यूज स्टेट को, तो क्या हम सिर्फ वैल्यू ही दे सकते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन नहीं कॉल कर सकते? तो जो यूज स्टेट हुक है वो फंक्शन भी सपोर्ट करता है, हम यहाँ पे फंक्शन भी दे सकते हैं टू
कंप्यूट द इनिशियल वैल्यू। फॉर एग्जांपल से मैं कहता हूँ कि मुझे एक फिबोनाची सीरीज चाहिए विद फर्स्ट 10 नंबर्स, तो क्या मैं सीधा यहाँ पे 10 नंबर सीधे लिख सकता हूँ? नहीं, राइट। मैं एक फंक्शन लिखूँगा, से फंक्शन कैलकुलेट फिबोनाची, राइट। एंड यहाँ पे मैं अपना जो भी लॉजिक है वो लिखूँगा यहाँ पे, एंड लास्ट में मैं वो रिटर्न कर दूँगा जो भी मेरे 10 नंबर्स आएंगे। एंड इस फंक्शन को मैं एज ए इनिशियलाइज़र फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ कि ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो मेरी इनिशियल वैल्यू होगी यहाँ पे, राइट। अब उसमें कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, उसको ध्यान में रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यू सेट वैल्यू react डॉट यूज स्टेट, एंड यहाँ पे आपका फंक्शन जो भी होगा, से मैं फंक्शन बना लेता हूँ गेट इनिशियल वैल्यू, एंड इसको मैं दे देता हूँ रिटर्न 40, एंड यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ गेट इनिशियल वैल्यू। तो रिएक्ट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिएक्ट बोलेगा कि मुझे जस्ट फंक्शन का नेम बता दो, मैं इसको खुद कॉल कर लूँगा जब भी मुझे इसको इनिशियलाइज करना होगा, राइट। तो रिएक्ट इसको खुद कॉल कर लेगा। तो जब भी जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसका जो भी रिटर्न में होगा वो इसकी वैल्यू बन जाएगा, राइट। अब कई बार गलती क्या हो जाती है कि हम इसको कॉल कर देते हैं ऐसे, राइट। तो इसमें क्या होगा कि मेरा ये कंपोनेंट जितनी बार भी री रेंडर होगा फॉर सो एंड सो रीज़न, इसमें मेरे कुछ भी लॉजिक हो सकता है, जितनी बार भी मैं फॉर एग्जांपल अपडेट एज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ गेट इनिशियल वैल्यू कंसोल डॉट लॉग गेट इनिशियल वैल्यू, हम ये लॉग कर लेते हैं, हम देखते हैं कि ये कितनी बार लॉग हो रहा है। तो ये यहाँ पे 2 बार लॉग हो रहा है। हाँ, ये भी हम देख लेते हैं कि जब भी हम लॉग कर रहे हैं तो वो 2 बार क्यों लॉग हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि रिएक्ट जो है वो स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है, एंड स्ट्रिक्ट मोड में रिएक्ट आपके हुक्स को 2 बार कॉल करता है फॉर टाइप सेफ्टी, राइट। तो और ये प्रोड मोड में नहीं होता है, तो इससे घबराना नहीं है कि मैंने कंसोल लॉग तो एक बार लिखा है लेकिन मुझे जो भी आउटपुट है वो 2 बार दिख रहा है। तो दैट इज़ फॉर टाइप सेफ्टी ओनली, फॉर चेकिंग दैट हमारा जो फंक्शन है वो प्योर फंक्शन है, बेसिकली फॉर द गिवन इनपुट ऑफ पैरामीटर उसका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है बिटवीन द कंजक्टिव 2 री रेंडर, एक कंजक्टिव 2 री रेंडर जब हम कर रहे हैं तो उसमें हमारा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये 2 बार कॉल करता है, राइट। अब हम देखते हैं होता क्या है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब अगर मैं अपडेट एज कॉल करता हूँ, राइट, तो भी मेरा ये इनिशियल वैल्यू चल रहा है। ऐसा क्यों? ये तब तो नहीं चलना चाहिए था क्योंकि यूज़ स्टेट का कोई भी इफेक्ट इस पे तो नहीं होना चाहिए था। तो कंसेप्ट वही है कि हमें इसको खुद कॉल नहीं करना। अगर हम खुद कॉल करते हैं तो यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल होगा हर बार, लेकिन उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो फर्स्ट टाइम ही यूज़ होता है, फर्स्ट टाइम यूज़ होता है, नेक्स्ट टाइम इग्नोर हो जाता है, इग्नोर होता रहेगा, नेक्स्ट टाइम से इग्नोर होता रहेगा। तो ये एक परफॉर्मेंस हिट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर आपको ऐसे फंक्शन कॉल करके लिख के दे देते हैं सिंटैक्स, एंड बोलते हैं कि बताओ कि ये ठीक है, इज़ देयर एनी परफॉर्मेंस इश्यूज़ है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। अब हम इसको हटा के देखते हैं, राइट। एंड इनिशियली मेरा 2 बार कॉल हुआ, अब मैं अपडेट एज करता हूँ, राइट, 35 हो गया, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो वो प्रिंट नहीं हो रहा है, बिकॉज रेक्ट क्या कहता है कि जो भी आप कॉल बैक फंक्शन दोगे उसको मैं पहली बार कॉल कर लूँगा, उसका जो भी रिटर्न वैल्यू होगा उसको मैं इसको असाइन कर दूँगा, उसके बाद जितने भी री-रेंडर होंगे आई विल स्किप द फंक्शन कॉल, मैं उसको फिर कभी कॉल नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं खुद कॉल कर देता हूँ तो रिएक्ट कहता है कि ठीक है आप खुद ही कॉल कर रहे हो, तो इसका जो भी रिटर्न वैल्यू आएगा वो मैं इसको दे दूँगा, बट वो अगले कॉल्स में, नेक्स्ट कॉल्स में ये कंटिन्यूसली कॉल होता रहेगा, जो कि हमारे परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट करता है,
राइट। तो इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। ओके जी, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि स्ट्रिक्ट मोड की वजह से ये 2 बार प्रिंट होता है, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। वो डेवलपमेंट मोड ओनली सिनेरियो है, प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा। तो आई होप आज का ये सेशन अच्छा रहा होगा, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा जो कि आपको पहले कभी नहीं पता होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस हम और लेके आते रहेंगे। फर्दर रिएक्ट के जितने भी हुक्स हैं आई विल प्लान टू कवर इन दिस डिटेल ओनली, सो दैट आप इनसे कुछ नया सीखें और मैं भी आपके साथ इन चीज़ों को लर्न करूं और अच्छे से सीखूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले, हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे इन वीडियोस को बनाने के लिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।